फुद्दू बने हुए हैं अपनी तरफ से। ये इतना बड़ा जुर्म हो रहा है। अगर फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसम मुनीर साहब, मेरी बातें बहुत कड़वी और सीधी और नंगी हैं ड्यूरिंग माय मीटिंग कि चीफ साहब हमें वक्त दें, और आप कहते हो हमें पता नहीं लगा। यार मुझे ये बताओ, 78 साल से मेरा मुल्क लुट गया और आप कहेंगी हमें आप पता लगा। इसकी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी, अपनी बॉडी, मुझे शहादत देनी पड़ेगी। यहां पे एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसा तूफान आएगा जो सुनामी भी भूल जाएगा। मुझे 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के दौरान कहा, यू कम एज माई एडवाइजर। 40 घंटे में सारा मार्शल लॉ लगना चाहिए वहां पे पोर्ट पे कि भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है। आप लोग तो जुल्म की तरफ जालिम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे मेरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब साहब को आपने क्यों लगाया। यहां जज ने जज की पॉलिसी चला रहे हैं, सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर वक्त मुझे थ्रेट देते हैं, कभी ख्वाजा आसफ की थ्रेट आ जाती है, कभी आसन इकबाल की थ्रेट आ जाती है। अगर सच बोलने में थ्रेट है तो मार दो ना, फिर मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है आपने। वेलकम जी सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं मियां अबूजर शाद। मियां साहब, सर ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। बड़ा अच्छा लगा आज फिर आपसे बात करके। आज आपकी एक और स्टेटमेंट सर गर्दिश कर गया है, कोई 500 से ज्यादा कंटेनर डेली कस्टम से क्लियर होते हैं। ये यकीन ना करने वाली बात है सर, ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, मैंने आपको एक जीडी भेजी है, गुड क्लियरेंस, जिसे जीडी कहते जी हैं, जी जी, गुड मैंने डिक्लेरेशन। देखा। इसको पहले आप लें स्क्रीन पे, इसमें ग्रीन बॉक्स है। जी इस ग्रीन बॉक्स में असेस्ड वैल्यू 1,39,1,39,638 है। जी ये नाजरीन को दिखाएंगे तो फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जी जी, ये चल रही है स्क्रीन पे। अच्छा, अब ये असेस्ड वैल्यू इन्होंने लिखी है 1,39,638 डॉलर। मेरा सवाल ये नहीं है, इसके आगे चले तो इन्होंने इसके ऊपर सेल टैक्स भी लिया है, एक्साइज ड्यूटी भी ली है, इस पे इनकम टैक्स भी लिया है, एडवांस टैक्स भी लिया है। इन्होंने टोटल इसके ऊपर, आप देखें परसेंटेज देखें, इन्होंने सीडी ली है 15%, एसटी लिया है, सेल टैक्स लिया है 18%, एसीडी लिया है 2%, और आईटी चार्जेस 1% लिए हैं। तो टोटल इन्होंने टैक्स बनाया है, वो आप देख ले। जो इन्होंने पेएबल टैक्स है, इन्होंने बनाया है जी 59 लाख 5,95,000, 59,52,871 रुपये एक, 83,57,830 रुपये एक, 7,93,716 रुपये एक, और 5 लाख इन्होंने लिया जी 5,47,902 रुपये। ये इन्होंने टोटल टैक्स ले लिया। अब ये तकरीबन टोटल टैक्स बना आपका तकरीबन, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के करीब टैक्स ले लिया। ठीक है। मेरा एक मासूमाना सा क्वेश्चन है कि जब आप ग्रीन बॉक्स में खोलें, उसमें इन्होंने असेस्ड वैल्यू लिखी है 1,39,638 डॉलर। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने असेस वैल्यू गिनी 1,39,638 डॉलर, ये रकम एलसी खुली है कि हवाले से गया है। ये एक इतना ये इतना संगीन जुर्म हो रहा है पाकिस्तान में गे 78 साल से। ठीक है। अगर एटम बम के बाद अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने कोई बात की है, तो वो ये एटम बम है जो पाकिस्तान को दीमक की तरह, छोटे छोटे मिसाइलों की तरह रोजाना बजते हैं। और ये तकरीबन कम से कम 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा डेली, 500 कंटेनर डेली कम अज कम क्लियर हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई। मैं ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ना मैं कोई इतना दानिशवर हूं कि मैंने पीएचडी की हुई है। बात यह है कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरा मुल्क लुट रहा है। मेरे मुल्क से सालाना 20 अरब डॉलर, कितनी अमाउंट कह रहा हूं, 20 अरब डॉलर साल का मेरे मुल्क से गायब हो रहा है। ओ भाई, मुझे ये बता दें
कि ये जो असेस्ड वैल्यू है इसकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा सिर्फ मासूमाना सा क्वेश्चन है कि कस्टम डिपार्टमेंट जो सीएसएस के इम्तिहान दे के पास होते हैं, वो पीआईडी डॉक्टर हैं, एमबीए किए हुए हैं, लॉ किए हुए हैं, दुनिया जहान की डिग्रियां उनके पास हैं, नहीं ये नहीं, सिर्फ मेरा क्वेश्चन है ये असेस्ड वैल्यू आपने कर ली है, जिस बंदे ने ये किया है वो काली भेड़े को जोकों की तरह लूट रही है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है भाई वाई आपने असेस वैल्यू कैसे कर ली, मुझे ये बताएं ये पेमेंट चाइना या दुबई गई कैसे। देखें, आपके पास 55 बैंक है और आपके पास बगैर लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर आप बैंकों में जाते हैं कि जी हमारी एलसी खोल ली जाए, ये हमने इंपोर्ट करनी है। 78 साल से आपके मुल्क में एक ही काम हो रहा है, 78 साल से आपके मुल्क में एक ही काम हो रहा है कि कोई बंदा इतना टेक्निकल गहराई पे बात नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, एफबीआर से, कस्टम इंटेलिजेंस से, एफआईए से, स्टेट बैंक से और तमाम बैंकों से कि ये रकम चाइना गई कैसे। ठीक। यू हैव एनी लेटर ऑफ क्रेडिट विद यू? नो। बगा साहब, ये ये बड़ा इतना हैरत बड़ा अंगेज है जुर्म सर। हो रहा है ये तो मियां साहब, ये बहुत हैरत अंगेज है जो आप बता रहे हैं। हमने तो सुना था कि यहाँ पर तो डॉलर्स को कंट्रोल किया गया है, यहाँ पर मायशत को कंट्रोल किया गया है, बगैर किसी लेटर के ये कैसे रकम गई चाइना? ये इसके पीछे चल क्या रहा है? देखिए बगा साहब, मैं ना कोई सितारे लगवाना चाहता हूं अपने ऊपर, मुझे तो उस गरीब आदमी के ऊपर तरस आ रहा है जो रात को सूखी रोटी पानी में भिगो के खाता है। मैं तो उसके लिए लड़ रहा हूं। मेरी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, सारी पार्टियां अच्छी हैं, हर बंदा अच्छा है। मुझे ये बताएं ये इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, इस जुर्म के पीछे कौन कौन है। और ये अब मुसलसल मैं हो रहा है। बता अब मैं बताता हूं अब आपके इस जुर्म के पीछे कौन है। इस जुर्म में शामिल वो 20 कंपनियां जिनको आपने लाइसेंस दे रखा है। ठीक किस है। चीज का लाइसेंस? मनी एक्सचेंज का लाइसेंस। ये वो 20 कातिल हैं इस कौम के जो आज तक इस कौम को नहीं बता सके कि ये जुल्म कैसे हो रहा है। आपने 1979 में मैं पहली दफा जब दुबई गया तो $500 के लिए मुझे स्टेट बैंक जाना पड़ा, और मुझे मेरे $500 लेने के लिए मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई थी। और आज आपने $5 करोड़ कम से कम डेली इस मुल्क में लुट रहा है, और आप कह रहे हैं हमें पता नहीं। खुद्दू बने हुए हैं अपनी तरफ से। ये इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, अगर फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसम मुनीर साहब मुझे अगर बुलाएं और मैं बताऊं इसके कातिल कौन है। देखें, आपके प्रोग्राम से मतलब देखें, आप बात करते हैं जी पीआईए बिक गया, और पीआईए ₹1 में आप बेच रहे थे। ठीक। आज अगर पीआईए बिक गया तो इनको दुख आने शुरू हो गए हैं। हर काम पे उल्टी गंगा बह रही है। ये इतना बड़ा जुर्म है जो 78 साल से पाकिस्तान की सर, आपने इकॉनमी के पीआईए का ऊपर। जिक्र किया, पीआईए के साथ तो और भी कौमी असासे बेशुमार बिके हैं, और वो वक्तन वक्तन बिकते रहे, जिसमें आपने ही कहीं जिक्र किया था, मुस्लिम बैंक है, डीजी खान सीमेंट है, पीसी होटल है, ये भी असासे कौमी असासे बिके हैं। देखे देखे इस मुल्क में मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी जमहूरियत 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 करने वालों को। जिस दिन भट्टू साहब ने मिस्टेक की थी, तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था, आज 51 साल हो गए हैं, 52 साल शुरू होने वाले हैं। उस दिन से आप देखें आपका कौम नीचे गिरती जा रही है, अब कर्जे की दलदल में फंस गए हैं। बात ये, मैं इस वक्त सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम की वजह से इतना बड़ा आपको मैंने, आप ये समझे डॉक्टर कदीर खान इस मुल्क पे
और हमारी अफवाजें ने इस मुल्क की हिफाजत की उस एटम बम की, तो आज आप दुनिया में नंबर वन हैं। जी। आज आपको दुनिया मान गई है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। मगर मुझे ये बताएं, अगर ये काली भेड़ें, जिस तरह आपके कपड़े काले हैं और मेरे भी कपड़े काले हैं, देख लें, ये काली भेड़ें जब तक नहीं निकालेंगे हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। कैसे मुझे ये बता दें सर, इतनी मुझे मुझे बड़ी मुझे ये मेजर भी बता दें। सर्जरी की जरूरत है। हमने जब भी बात की सर्जरी की, ये कहा गया ये माफिया है। हु इज द माफिया? माफिया कौन है? क्यों ताकतवर है सर? स्टेट तो स्टेट होती है। सर, बात ये है, देखें, आप एक ब्यूरोक्रेट मास्टर करता है या ग्रेजुएशन करता है, इम्तिहान देता है, वो जी। एसी लगता है, डीसी लगता है, कमिश्नर लगता है, सेक्रेटरी लगता है, फिर फेडरल सेक्रेटरी लगता है, एडिशनल लगता है। उसने अगर इंजीनियरिंग की है या डॉक्टरी पढ़ी है या लॉ पढ़ा है, उसका रेवेन्यू से मकसद क्या है? ठीक है। मेरा सिर्फ मासूमाना से क्वेश्चन है। अगर आप वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाते, अगर वहां आप इकोनॉमिक्स के लोग लगाते और उनका हेड कोई बिजनेस कम्युनिटी का बंदा लगाते, जिस जैसे आप, मेरी 50 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए मुझे, आज मैं 91 साल में हूं, 51 ईयर हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। बताएं, आज तक आपने ऐसा प्रोग्राम कभी किया है कि जिसमें मैं $20 अरब साल की डकैती हो रही है? $100 अरब मैं आपका रिकवर करा सकता हूं। पूछे कैसे? कैसे? 5 साल का ऑडिट खुले इन लोगों का। हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटे माइक्रो लेवल पे ऑडिट खोलते हैं। और भाई ये रोजाना, ये डेली, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करता है ना, उस तरह डेली 500 400 600 कंटेनर डेली क्लियर हो रहा है असेस्ड वैल्यू पे। ओ भाई, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, असेस्ड वैल्यू कैसे? ये पेमेंट कैसे गई चाइना? ये पेमेंट कैसे गई दुबई? ये पेमेंट कैसे गई लंदन? ये पेमेंट कैसे गई जापान? ये पेमेंट कैसे गई ताइवान? ये पेमेंट कैसे गई कोरिया? बग्गा साहब, इज अ बिग क्वेश्चन। ये वो लोग हैं, ये वो जालिम कौम है जो 1,000 के करीब हैं सिर्फ, ये जो डेली असेसमेंट कराते हैं। हवाले का काम इन्हीं लोगों का है। देखें होता क्या है, ठीक है। आपने फर्ज किया, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आपने जाके कपड़े दुकान से खरीदे, उस बंदे ने इसके डॉलर लिए वाया अफगानिस्तान, वाया चमन, या हुंडी वाले के जरिए पैसा दुबई चला गया, दुबई से ये पैसा चाइना चला गया, दुबई से पैसा कोरिया चला गया, दुबई से पैसा ये जापान चला गया, दुबई से पैसा ये लंदन चला गया। ये सिस्टम बंद नहीं करेंगे, सारी जिंदगी आप आईएमएफ के घुटने टेकते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे आप। ये इतना बड़ा जुर्म हो रहा है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। मुझे मुझे ये बता दें मियां साहब, आप समझते हैं और आप खासे बहुत सी जगहों के ऊपर आपने मीटिंग्स में बैठे हैं। SIFC बनी थी और ये कहा गया था कि हम पकड़ेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। अगर ये वाली चोरी, ये एक बारीक वारदात आपको पता चल गई है, आपने मुझे समझा दिया है, ऐसे SIFC को क्यों नहीं पता चली? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंसान होता है, पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर उसका इलाज करता था, आज से 50 साल पहले। अब आंखों का डॉक्टर अलहदा है, नाक का डॉक्टर अलहदा है, सर्जरी का अलहदा है, कॉस्मेटिक का अलहदा है, हेयर ट्रांसप्लांट का अलहदा है, हार्ट का अलहदा है, टांग टूट जाए अलहदा है, कैंसर का अलहदा है, लीवर ट्रांसप्लांट का अलहदा डॉक्टर है। ये इनके बस का काम नहीं है। ये जब तक कोई ऑनेस्ट बिजनेसमैनों की टीम आप अपने साथ नहीं रखेंगे, उतनी देर तक नहीं चलेगा। जिस तरह आपने देखे, जिस तरह आपने अपना वजीर खजाना डच नेशनल रखा हुआ है, औरंगजेब साहब, उसको क्या बताऊं? मेरी बातें बहुत कड़वी और सीधी और नंगी हैं। आपने शौकत अजीज जैसा बंदा वजीर आजम ले आना है, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही निकलेंगे। देखें, मैंने 27वीं तरमीम में डिफेंस चीफ से एक ही गुजारिश की थी ड्यूरिंग माय मीटिंग, कि चीफ साहब हमें वक्त दें, हम बताएंगे चोर कौन है। मैंने कहा था 50,000 ड्यूल नेशनल जो है वो इस कारोबार का हिस्सा है, वो असम्बलियों में भी हैं,
वो एमएनएज भी हैं, वो एमपीएस भी हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बिजनेसमैनों की काली बेड़े भी हैं 20,000 के करीब जो ये धंधा करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दे दूं अभी। जी प्लीज। भगत साहब, आपको याद होगा कि गे 50 साल से रिकंडीशन गाड़ियां आती हैं। जी। आपने, हो सकता है आपके पास भी रिकंडीशन गाड़ी हो। ये कोई वो गाड़ियां रिकंडीशन जो गाड़ी की पेमेंट ये मुझे मनी ट्रेल बता दें। ये वो गाड़ियां जो एक ये भी जापानी रिकंडीशन और गाड़ी दूसरे की दूसरे मनी ममालिक की ट्रेल बता गाड़ियां दें। होती है। नहीं, वो पैसेंजर के लिए अलाउ थी। जी। आपने ऐसी धज्जियां उड़ाई उस कानून के चक्कर में, आपने मुल्क तबाह कर दिया अपना। जिस कौम में 20 अरब डॉलर की स्मगलिंग होती हो, जिस पे आप टैक्स भी ले रहे हो, और आप कहते हो हमें पता नहीं लगा। यार मुझे ये बताओ, 78 साल से मेरा मुल्क लुट गया और आप कहें जी हमें आप पता लगा। मुझे ये बताएं, ये जो आज 5 करोड़ डॉलर डेली ये जो गेम डल रही है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इसका कौन जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, एक बिजनेसमैन आपको ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो इनको लोगों को शर्म नहीं आ रही? इनके जो 40-40 साल के तजर्बे कहां गए? देखिए, अगर एक मेंबर कस्टम है, मेंबर इनकम टैक्स है, या एक कलेक्टर कस्टम है, उसकी कम से कम 20 साल सर्विस होती है तो कलेक्टर कस्टम लगता है। इतना बड़ा पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसकी अच्छा, मुझे कॉस्ट मुझे मुझे ये पता है। बता दें, मुझे ये एक और चीज बता दें, ये जो असेस वैल्यू जी, वाला बका सिस्टम साहब है, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा एक समझे। सेकेंड। ये किसको फायदा जाता है? चले, उसको तो फायदा जा रहा है जिसका केस है, किसी और को भी फायदा जाता है? एक सेकंड, यही बात है। इसकी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी अपनी बॉडी, मुझे शहादत देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा मैंने, ये इतना बड़ा मैंने पनारा बॉक्स खोल दिया है कि 100 अरब डॉलर हमारा रिकवर हो सकता है। पूछे कैसे? 5 साल की जितनी जीडी हमें खोलनी पड़ेगी, और मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर मेरी शहादत पसंद है तो मुझे मरवा दो, मुझे कोई इस बात में एक लम्हे की तकलीफ नहीं होगी। मगर मेरे तजर्बे का फायदा उठा लो। ये जुल्म इस गरीब कौम के साथ जो सूखी रोटी खाती है, ये जुल्म कितना अरसा और होने देंगे? देखिए, आप 1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, और रोजाना 5 करोड़ 4 करोड़ डॉलर की डकैती आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे। हुआ ये है, स्टोरी ये है जी कि जी। पहले ये अफगान ट्रेड के नाम पे स्मगलिंग होती रही, मगर उन्होंने इसको अफगान ट्रेड में तो इनको ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ती थी। इन्होंने फिर ये सोचा कि यार, ये इसका तो पता ही किसी को नहीं चल रहा। ये इतनी बड़ी ब्लंडर है, आपके सामने मैंने आपको अनवाइस भेजी है, जीडीआर गुड डिक्लेरेशन मैंने आपको भेज दिया है, उस पर ड्यूटी जमा हुई हुई है, 1.5 मेंशन है। भाईजान, पाकिस्तान में जितना माल बिक रहा है, जी। खास तौर पे जितने ट्रेडर हैं, वो इसी धंधे में शामिल है। ये 1,000 के करीब लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को, जिन्होंने ब्लैक मनी का गढ़ बनाया हुआ है। सारा दिन हवाले के काम होते हैं। इस हवाले के काम को रोकने का एक ही तरीका है, फौरी तौर पे तमाम मनी चेंजर्स को बंद किया जाए, ठीक है। और ठीक। बगैर एलसी के पाकिस्तान में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। देखिए, ईरान से आपका माल आ रहा है, समझ जाए कि जी ईरान से स्मगलिंग होके आ रहा है। और बाबा, ये तो ऑफिशियल स्मगलिंग आपने डिक्लेयर की है, ये पैसा कैसे गया चाइना? मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है बग्गा साहब, ये पैसा बाहर कैसे गया है? इसका जवाब दे दे, और 100 अरब डॉलर रिकवर हो सकता है आपका पाकिस्तान से। पूछे कैसे? जिन लोगों ने पिछले 5 साल से इंपोर्ट किया, उसका डाटा इनके पास 25 साल का पड़ा है। मैं ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ 20 साल 5 साल का डाटा इकट्ठा कर ले। जिन जिन लोगों ने ये कमर्शियल इंपोर्ट किया है, उनकी इंक्वायरी खोले। यकीन करें, मेरे प्रोग्राम के साथ ही मेरा ख्याल है कि 10% लोग तो भाग जाएंगे। मेरे प्रोग्राम जैसे ही चल रहा है ना, इन लोगों ने भाग जाना है। मैं ऑलरेडी एक और वीलॉग कर चुका हूँ, एक और ब्रॉडकास्ट एक और चैनल पे कर चुका हूँ, एक मैंने पंजाबी चैनल में भी ये प्रोग्राम किया है यही का। मगर मुझे अभी तक ये चीज नजर नहीं आई। ठीक है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत बड़ी रिफॉर्म, अब एफबीआर में इस्लाहात करने की जरूरत है। ये बाबू लोग खाली नहीं कर सकते।
नहीं, मुझे मुझे इनको ये बता दें, डेफिनेटली। मुझे ये बता दें, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं? किसी को नजर क्यों नहीं आया, या जानबूझ के आंखें बंद रखी गई, या किसी का फायदा भी होता रहा इसमें? लेकिन मैं इस वक्त एक बंदे को बड़ा क्रेडिट देता हूं, सेठ आबद साहब को। सेठ आबद साहब सिर्फ 3 जमातें पढ़े हुए थे, मगर उन्होंने जियाउल हक के साथ जो रोल प्ले किया था वो आपके सामने है। जी। बात यह है कि यहाँ पीएचडी या डॉक्टरों का काम नहीं है, यह एक्सपीरियंस का मामला है। मेरे एक्सपीरियंस से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरूरत है, देखिए बगा साहब, मैं आपके, मुझे मेरे एसेट डिक्लेयर है, अगर 1 रुपया भी मेरा बढ़ गया, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, अपनी गाड़ी पे जाऊंगा, अपनी टिकट पे सफर करूंगा, अपने, मैं सिर्फ अब्दुस्तार रैदी का रोल अदा करना चाहता हूं इस कौम के लिए, खुदा के लिए। अच्छी टीम मुझे दे, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, दूसरी मगर तरफ सर एक और ये जुर्म प्रपोजल अगर भी चल आपने रहा है ना। बंद ना किया। जी। एक सोहेल वड़ाई साहब का एक आर्टिकल आया, उसने लिखा कि शहबाज शरीफ साहब तो सोना है, एक वंडर बॉय की, एक हीरे की जरूरत है, उसकी तलाश जारी है। और अब अगला जो एक सेटअप होने लगा है, उसमें शायद कोई यही एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, जिसमें पीएचडी स्कॉलर्स लाएंगे, और उनके उनकी बेस पे कोई काबीना बनाने की कोई तैयारियां की जा रही हैं, अंदरूने खाना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। तो आप दूसरा एक इलाज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तजर्बेकार लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डालें, तजर्बेकार लोगों को लाएं। तो उधर तो कहा जा रहा है पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं, पढ़े लिखे को नहीं, वो पढ़े लिखे लाएं जिनको, जिनके पास तजर्बा भी हो। तो ये कैसे चलेगा फिर? लेकिन सेठ अहमद कितना पढ़ा हुआ था? सेठ अहमद साहब अपने दक्षत आबुद हुसैन लिखते थे उर्दू में। बात यह है, जरदारी साहब को पीएचडी डॉक्टर तो नहीं है, मियां नवाज शरीफ का पीएचडी डॉक्टर नहीं है, शहबाज शरीफ से मैंने तो पीएचडी नहीं की हुई। भाईजान, जब तक इकॉनमी के लिए एक बड़ी, एक समझदार टीम चाहिए। बात यह है कि आप क्या समझते हैं मुल्क इस तरह चलते हैं? जिस मुल्क में रोजाना 5 करोड़ डॉलर की डकैती हो रही है, ये पढ़े लिखों ने क्या किया है? ये एफसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ने डकैत नहीं पैदा किए तो और क्या पैदा किए हैं? ये क्या पीआईडियां कराते रहे हैं? जिस मुल्क की इकॉनमी सेट करने के लिए कहां गया डॉक्टर मुबशर, कहां गया शब्बर जैदी, कहां गया फलाना आदमी? और भाई बात सुनो मेरी, जिसको तकलीफ होती है ना वो बोलेगा। मुझे तकलीफ है, मेरा मुल्क लूट रहा है, इनका क्या जाना है? ठीक है। ये सारे ड्यूल नेशनल है। समझ गया। लास्टली मियां अबूजर शाह साहब, ये बता दें, जो हल आप बता रहे हैं कि तजर्बेकार लोगों को लाएं, ये ना करें जो आप कर रहे हैं और जो चल रहा है, और जितनी बड़ी चोरियां हो रही हैं, अगर ये नहीं होता, हम जिस स्टेज पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, माशत हमारी जहां पर पहुंच चुकी है, इंडस्ट्री जहां पहुंच चुकी है, रोज जितनी इंडस्ट्रीज यहां पर बंद हो रही हैं वो भी आपके सामने, अगर हम इसको इस तरफ नहीं मुड़ते, कॉन्सिक्वेंसेस क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, इस वक्त हम 49% पे खड़े हैं। ठीक है। सिर्फ 1.5% आगे पीछे होना है तो हुकूमत क्या, यहां पे एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसा तूफान आएगा कि वो सुनामी भी भूल जाएगा। वो कहते हैं क्यामत कब आएगी? और कहते हैं जब मैं मर गया उस दिन क्यामत ही होगी। और मेरा मुल्क डूब रहा है, क्यामत तो मेरे पे आई पड़ी है। बकरा ठीक। साहब, क्यामत आ चुकी है। आपका तमाम इकॉनमी वेंटिलेटर पे है। ये लोग कहते हैं 1,75,000 रुपये स्टॉक एक्सचेंज हो गई है। ओके, 2016 में आपकी स्टॉक एक्सचेंज 55,000 थी और डॉलर 100 रुपए का था। आज 300 का डॉलर है, तो 1,75,000 तो इकॉनमी हो ही गई है अगर डिवेल्यूशन को गिने। जिस तरह आप जब स्कूल जाते थे, स्कूल की फीस 10 रुपए थी, वो डॉलर उस वक्त 10 रुपए का था, तो आज स्कूल की फीस 1,000 रुपया हो गई है, तो डेफिनेटली $3 फीस हो गई है ना। ये बातें, ये अकाउंट्स और ये खेल खेल ये छोड़ दे। ये फ्रॉड बताएं कि ये अज्यूम वैल्यू जो आपने की है, ये किसने अज्यूम की है? इसकी मनी ट्रेल मुझे चाहिए। ठीक। किसी के पास मनी ट्रेल नहीं है। आप हमें हर वक्त ऑडिट में डाला हुआ है। ये तो वो बच्चों वाले खेल हैं, जैसे छोटे होते लूडो खेलते थे। यार ये लूडो का खेल नहीं है, दुनिया कहां चली गई है।
2035 में पेट्रोल की कंजम्पशन 10% भी नहीं रहनी ठीक। अगले 10 साल बाद। देखें, पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल में चाइना छा गया है। ओ भाई, आप किधर हैं? एलसीडी आ गई है, लाइटें देखें कैसी आ गई हैं। यानी कि 5 5 वाट वाली लाइट पहले 200 वाट के बल्ब के बराबर हो गई है। यार, दुनिया हैज बीन चेंज्ड। अल्लाह के लिए अपनी, वो कहते हैं ना, मुझे 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के दौरान कहा, यू कम एज माई एडवाइजर। तो मैंने उन्हें उस वक्त कहा, शहबाज साहब आप सख्त बहुत, आप डांट देते हैं। जो बंदा शायर होता है ना, या जो बंदा सोचता है आगे की, उसको डांट नहीं चाहिए, उसकी बात बहस से करें। आप मेरे से बहस करें ना, मुझे ये बताएं, $1,39,638 चाइना गए कैसे? मुझे इस बात का जवाब दे दें आप। सारी अगर मेरी बात में वजन है तो मुस्कुराएं मत ना, रोएं, पीटे, सीना जोर भी करें आप कि ये क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। ये तो अगले 48 घंटे में सारा मार्शल लगना चाहिए वहां पे, पोर्ट पे, कि भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है। ये उन बदमाशों को पकड़े, और जिन्होंने पिछले, देखे आपकी इकॉनमी का ये हाल है। आपको याद होगा कि मैंने जुलाई में प्रोग्राम में कहा था 2025 में कि $500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। क्यों कहा था? और अगले 6 महीने में आपका 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। ये मैं अभी कह देता हूं, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। क्यों आएगा भाई? 30 मल्टीनेशनल कंपनियां चली गई, रोजाना की बुनियाद पे आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। भाई 8 सेंट में बिजली पूरे खित्ते में है, आपने 16 सेंट में कैसे एग्रीमेंट किया? ये जमहूरियत है आपकी? ये इसको जमहूरियत आप कहते हैं? किक बैकें ले रहे हैं। कौन सी सड़क है? कोई एक बंदा मेरे समेत कुरान पे हाथ करके कह दे कि मैं टैक्स चोरी नहीं करता। यार, आप 1 किलो खालस दूध तो ले नहीं सकते लाहौर में, पाकिस्तान में पूरे में नहीं मिलता। 1 किलो मुर्गी ताजी आपको सही नहीं मिलती, 10% मरी हुई मुर्गी आपको मिलती है। आप इस मुल्क की बात कर रहे हैं, कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। अब भाई, कैंसर होता क्यों है, इस पर रिसर्च करो। आप लोग तो जुल्म की तरफ, जालिम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस तरह निजाम नहीं चलेगा। गो टू सिंपल। देखें, आपको एक बात बता दूं, जी जी। जब तक आप अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे ना, आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ऐसा ही है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ पकड़ के दिया है। क्या एक दिन में मैंने पकड़ लिया? ये मेरी कितनी रिसर्च है इसके ऊपर, मैंने कितनी जीडियां देखी हैं इस तरह की जिसमें फ्रॉड हो रहा है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको वो आपको बताई है कि गाड़ियां कैसे ये अपना नाम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो बंदा दुबई चला गया, वो बंदा सऊदी अरब चला गया है। आप उसकी $50,000 की आप उसकी लैंड क्रूजर क्लियर कर रहे हैं, और भाई उसकी $50,000 तो तनख्वाह भी नहीं है। कैसे आपने उसकी आइडेंटिफाई कर ली? $50,000 की पेमेंट आपने कर दी है। क्या आप मुल्क इस तरह चलाना चाहते हैं? रात के अंधेरे में बना है पाकिस्तान, इसी को रात के अंधेरे में चलाएंगे आप? सबसे पहले मुझे मेरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब साहब को आपने क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि वो जस्टिस खलील रमदे का दामाद है। वो इसलिए लगाया कि इस फादर वाज फारूक साहब अटॉर्नी जनरल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप यहां जज इब्ने जज की पॉलिसी चला रहे हैं। क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? क्या फौज में किसी जर्नैल का बेटा कभी जर्नैल बना है? आप मुल्क इस तरह चलाना चाहते हैं? पूरे हाई कोर्ट में जज इब्ने जज और सारा खानदान चल रहा है। आप मुल्क इस तरह चलाना चाहते हैं? एक सिपाही रखना हो तो आप उसका इम्तिहान लेते हैं, उसकी सीवी देखते हैं, उसकी टांग उठा के देखते हैं, उसका सीना देखते हैं। आप हाईकोर्ट का जज भर्ती करते हैं। जब तक वो जज किसी पार्टी से तल्लक ना हो, वो जज नहीं बन सकता हाईकोर्ट का। आप सिविल जज से क्यों नहीं भर्ती करते जजों को? बात यह, आप इंसाफ देना नहीं चाहते, सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर वक्त मुझे थ्रेट देते हैं। कभी ख्वाजा आसफ की थ्रेट आ जाती है, कभी आसन इकबाल की थ्रेट आ जाती है। अगर सच बोलने में थ्रेट है तो मार दो ना, फिर मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है आपने? बर्दाश्त करो फिर। आने वाले दिन ये आपका प्रोग्राम लोग याद करेंगे कि बग्गा साहब ने प्रोग्राम किया था, उसमें मियां बुजर ने सच बता दिए।
आप वाकई सच बता रहे हैं। अब आप जो जज, अब इतने सुने, जज, और आपने ये जो बातें पूरी बताई दुनिया ये में वाकई चीनी में। इस वक्त बगा साहब 40 सेंट रेट है इस वक्त, ब्राजील का और इंडिया का। आपके बताओ अभी तक 40 सेंट रेट क्यों नहीं हुआ? 110 रुपए चीनी क्यों नहीं हुई? आप जलील कर रहे हैं इस वक्त अपना नाम किसानों को। आलू का भाव 5 रुपए किलो हो गया है। आपकी पॉलिसी कोई नहीं है। आपको याद होगा मैंने जब अप्रैल में कॉलम लिखा गंदम के ऊपर कि गंदम 2200 रुपये मन हो गई है, खुदा के लिए इसकी पॉलिसी बनाओ नहीं तो गंदम शार्ट हो जाएगी। आज गंदम 10 आपके सामने 4500 रुपये मन हो गई ना। आपकी नालायकी है। सेक्टी फूड वही पढ़ा लिखा, वो कोई इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा, सेक्टी फूड आपने लगाए हुए हैं। और भाई स्पेशलाइज्ड लोग लगाएं। अगर बुलक चलाना है, अगर अंडरस्टूड। बेवकूफों के कप्तान भर्ती करना है तो भर्ती करते जाओ, कोई जरूरत नहीं समझदार लोगों की।